हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे DSSB PRT के 16 मार्च 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो ये 16 मार्च 2022 का जो पेपर है वो आप लोगों के सामने है और उसके जो मैथ्स के 1 से लेकर के 20 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 216 है तथा उनके वर्गों का योग 468 है तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखेंगे स्टेप वाइज स्टेप, जिससे कोई भी आप लोगों का जो भी डाउट है वो आप लोगों को आसानी से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग संख्याएं जो मान लेते हैं वो x और y मान लेते हैं। तो क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है कि अगर जो संख्याएं हैं उनका गुणनफल जो है वो 216 है, तो एक्स वाई जो है हमारा हो गया 216 और उनके वर्गों का योग 468 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारा हो गया 468। अब हमको चाहिए है x प्लस वाई, कह रहा संख्याओं का योग क्या होगा, तो x प्लस वाई की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसी को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है। तो यहाँ पर हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों को क्वेश्चन से पता है 468 है, तो 468 रख देंगे, प्लस 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू भी हम लोगों को क्वेश्चन से पता है 216 है, तो 216 रख देंगे। तो यहाँ पर 468 हो गया, प्लस 2 गुणे 216 करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को आ जाएगा 432। अब इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 468 और 432 को जोड़ने पे हमारा आ जाएगा 900, यानी x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर है उसकी वैल्यू हम लोगों को पता चल गई 900। जब x प्लस वाई का होल स्क्वायर का पता है तो हम लोग x प्लस वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हमारा जब इधर स्क्वायर है तो इधर उल्टा यानी अंडर रूट 900 हो जाएगा। और 900 का वर्गमूल हम लोग को पता है कि 30 आता है। 9 का वर्गमूल 3 और डबल जीरो है तो डबल जीरो का वर्गमूल निकालने के बाद में सिंगल जीरो हो जाएगा, यानी x प्लस वाई जो है वो हम लोगों का 30 आ जाएगा। यानी जो हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 30 हो जाएगा, जो कि आप लोगों को ऑप्शन डी में भी दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर पता था एक्स वाई की वैल्यू जो कि 216 थी, फिर x प्लस वाई यानी कि हम लोगों को वैल्यू निकालनी थी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम लोगों को दिया है 468, क्वेश्चन में ही कह रहा है कि उनके वर्गों का योग 468 है। तो सिंपल सा हम लोगों ने फार्मूला लगा दिया x प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों को पता है 468, एक्स वाई की वैल्यू पता है 216, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 गुणे 216, 2 और 216 की मल्टीप्लाई करने के बाद 432 आ गया। 468 और 432 को जोड़ने पर हमारा 900 आ गया और x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 900, यानी x प्लस वाई जो है अंडर रूट 900 हो जाएगा और 900 का जो वर्गमूल हम लोग निकालेंगे 30 हो जाएगा। सिंपल सा 9 का वर्गमूल 3 होता है और बचा 100 का वर्गमूल 10, यानी 3 गुणे 10 30 हम लोगों का आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, नीचे दिया गया दंड चित्र 6 दुकानदारों द्वारा बेचे गए कलमों की संख्या को दर्शाता है। एक विशिष्ट दुकानदार द्वारा बेचे गए कलमों की संख्या इन 6 दुकानदार द्वारा बेचे गए कलमों की संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। यानी S1, S2, S3, S4, S5, S6 में जो दुकानदार द्वारा बेचे गए कलम की संख्या है उनको प्रतिशत में दर्शाया गया है। और क्वेश्चन में पूछ रहा है यदि सभी दुकानदारों द्वारा बेचे गए कलमों की कुल संख्या 600 है तो S1 द्वारा बेचे गए कलमों की संख्या क्या होगी। तो सिंपल सा है, अगर हम लोगों को दिया है टोटल जो है हमारा वो 600 है, टोटल जो पेन बेचे गए हैं वो हमारे 600 हैं। और S1, तो S1 हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा S1 है वो 30% दिया गया है, तो टोटल का हम लोग 30% निकाल लेंगे तो हमारा जो है S1 की वैल्यू आ जाएगी। तो S1 जो है 30% है, यानी टोटल हमारा था 600 और 600 का 30% हमारा S1 था, तो 30% निकाल देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 6 गुणा 30 हो जाएगा और 6 गुणा 30 की वैल्यू जो है वो 180 होगी, 6 18, यानी S1 की वैल्यू जो है हम लोगों की 180 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सिंपल सा क्वेश्चन था, S1 हमारा 30% दिया था और टोटल हमारा 600 था, तो 600 का 30% हम लोगों ने निकाल दिया, तो हम लोगों का जो S1 की वैल्यू है 180 हम लोगों को पता चल गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये मिसप्रिंट है, तो इसको हम लोग स्किप कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को दिया है 6 विभिन्न गांवों के वयस्कों और बच्चों की संख्या को दर्शाता है, जबकि यहाँ पर नीचे आके हम लोगों को ये पुरुष शिक्षक और महिला शिक्षक दिया है, यानी ये जो चार्ट दिया गया है ये गलत दिया गया है, इसीलिए इसको स्किप करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 104 भाग 26 गुणा 5
और ये ब्रैकेट में बंद है +8 गुणे 2 - 6। यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके एक सरलीकरण का है, यानी सिंप्लीफिकेशन का है। तो सिंपल सा रूल होता है, सबसे पहले हम लोग छोटा ब्रैकेट हल करते हैं। छोटा ब्रैकेट जो हम लोगों का इस टाइप से होता है, फिर उसके बाद में हम लोग मसला ब्रैकेट हल करते हैं और लास्ट में हम लोग बड़ा ब्रैकेट हल करते हैं। अगर कहीं पर रेखा ब्रैकेट है तो हम लोग सबसे पहले रेखा ब्रैकेट को हल करेंगे और सबसे पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ करते हैं और फिर घटाना करते हैं। इसी रूल को हम लोग यहाँ पर फॉलो कर देंगे, हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले 104 भाग 26 गुणे 5 ये हम लोगों का है, और उसके बाद +8 गुणे 2 - 6। तो अब यहाँ पर हम लोगों को 104/26 इसको लिख सकते हैं, भाग 26 है यानी बटे में हम लोग लिख सकते हैं, गुणे 5, और ये हमारा ब्रैकेट में है इसलिए इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, +8 गुणे 2 - 6। अब इसको भाग करेंगे तो 26 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो हमारा 104 4 बार में कट जाएगा पूरा पूरा। अब 4 गुणे 5 +8 गुणे 2 - 6 हो जाएगा। अब 4 और 5 की गुणा 20 हो गई, 8 और 2 की गुणा 16 हो गई, -6 हो गया। अब हम लोग जोड़ हल करेंगे, 20 और 16 36 हो गया, 36 - 6 और 36 में से 6 गया यानी 30 हम लोगों का राइट आंसर हो गया। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। सबसे पहले हम लोग याद रखेंगे जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ें दी गई हैं उनको हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने 104 भाग 26 गुणे 5 को हल किया और सबसे पहले भाग हल करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो उसी चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे फॉलो किया, हम लोगों का आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है एक नई मिश्र धातु प्राप्त करने के लिए 72 किलोग्राम मिश्र धातु ए को 70 किलोग्राम मिश्र धातु बी में मिला दिया जाता है। यानी जो मिश्र धातु ए है वो 72 किलोग्राम और बी जो है वो 70 किलोग्राम है, दोनों को आपस में मिला दिया जाता है। ए में जो है जस्ता और तांबे का अनुपात 3:6 है, अब बी में जस्ता और तांबे का अनुपात 4:3 है। तो नई मिश्र धातु में जस्ते का भार क्या होगा? तो जस्ते का हम लोगों का भार निकालना है तो दोनों को मिला दिया था। पहले तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते ए जो है 72 है और इसमें अनुपात हमारा कितना है, अगर हम लोग जस्ता और तांबे का अनुपात देखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं जस्ता अनुपात तांबा। तो जस्ता और तांबा का जो अनुपात है वो हमारा 3:6 है। तो ए का जो टोटल वैल्यू है वो 72 है और जस्ता और तांबा का अनुपात 3:6 है। यानी यहाँ से हम लोग जस्ता की जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जस्ता की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले टोटल जो 72 है, जस्ता उसमें 3 है यानी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों का टोटल कितना 6 और 3 9 हो गया, तो 9 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो 9 × 8 = 72, 8 × 3 = 24, यानी जस्ते की वैल्यू हम लोगों को पता चल गई 24 हो गई, 24 किलोग्राम। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर तांबे की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोगों को तांबे की इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, इसलिए हम लोग तांबे को नहीं निकालेंगे। तांबे की निकालने के लिए हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 9 से भाग कर देंगे तो तांबे की वैल्यू पता चल जाएगी। अब बी में देखेंगे, बी जो है हमारा टोटल वैल्यू हमारी 70 है और अनुपात हमारा जो जस्ते और तांबे का अनुपात है वो हमारा 4:3 है। तो यहाँ पर हम लोग जस्ता निकाल लेंगे, तो जस्ता हमारा है 4 और टोटल वैल्यू हो गई 4 और 3 7, तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 × 10 = 70। तो यानी बी में जो जस्ता है उसकी मात्रा हम लोगों की आ जाएगी 10 × 4 यानी 40। तो ए में जो हमारी मात्रा है वो 24 है, अब बी में हमारी जो मात्रा है वो 40 है। अब टोटल हम लोगों को पूछ रहा है कि टोटल जस्ते की मात्रा क्या होगी। तो टोटल जो जस्ता हो जाएगा जब ए और बी को मिक्स किया जाएगा, यानी ए और बी को जोड़ देंगे जस्ते को, तो जस्ता हमारा ए में 24 है और बी में 40 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 24 और 40 64 किलोग्राम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 64 किलोग्राम। सबसे पहले हमने क्या किया, तो ए हमें मालूम है टोटल 72 है, ए में जस्ता और तांबा का अनुपात 3:6 है। जस्ता निकालने के लिए हम लोग टोटल 72 गुणे जस्ता हमारा 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब भाग कर देंगे 6 और 3 यानी 9 से। इसी तरीके से अगर हम लोग तांबा निकालते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप लोग देखना चाहे तांबा, तो टोटल हमारा 72 है और तांबा हमारा 6 है और 6 और 3 9, 9 × 8 = 72 यानी हमारा हो जाएगा 48। तो इस तरीके से हम लोगों का जो तांबा है वो 48 हो जाएगा, लेकिन हमको तांबे की जरूरत नहीं है इसलिए इस सबको हम लोग स्किप कर देंगे। और बी में टोटल जो हमारी वैल्यू है, टोटल जो हमारा मिश्र धातु है वो 70 किलोग्राम है, उसमें जो हम लोगों का अनुपात है वो 4:3 है, यानी 70 और 4 जो है हमारा उसमें जस्ता है, यहाँ पे तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया
और 4 और 3 7 जो है हमारा टोटल हो गया, यानी 7 से डिवाइड किया तो 40 हमारा आ गया जस्ता। तो ए में हमारा जस्ता 24 है, बी में हमारा जस्ता 40 है, दोनों को जोड़ देंगे ए प्लस बी, यानी टोटल मिश्र धातु में जो हमारा जस्ते की मात्रा है वो 64 किलोग्राम हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 480 मीटर लंबी एक ट्रेन खड़े हुए एक आदमी को 24 सेकंड में पार करती है। आगे कह रहा है ट्रेन की चाल ज्ञात की है। तो सिंपल सा है, चाल बराबर दूरी बटे समय फार्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहां पर हमें क्या दे रखा है, 480 मीटर लंबी है, यानी जो हमारी दूरी हो गई वो 480 हो गई, और समय हमें दे रखा है 24 सेकंड, यानी 24 से हम लोग डिवाइड कर देंगे और तो हमारी चाल जो है वो निकल आएगी। तो 24 से डिवाइड करेंगे, 24 दूनी 48 यानी 20। तो ये जो चाल है हमारी 20 मीटर पर सेकंड आ गई। लेकिन हम लोग ऑप्शन में देखेंगे, हम लोगों के ऑप्शन जो है किलोमीटर प्रति घंटा में दिए गए हैं। तो जब भी मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करते हैं तो हमेशा आप लोग याद रखिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाएंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 चौको 20 हो गया, और 4 और 18 की गुणा करेंगे तो 72 हो गया, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। इसमें चाल बराबर दूरी बटे समय का फार्मूला लगा दिया। दूरी हमें 480 दी गई थी, समय हमें 24 दिया गया था, तो 24 से 480 को डिवाइड करेंगे 20 हो जाएगा, यानी 20 मीटर पर सेकंड हमारी चाल आ गई। अब मीटर पर सेकंड से जब भी किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करते हैं तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 से 18/5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 से 20 को काटा तो 4 आ गया, 4 और 18 की मल्टीप्लाई की तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा हम लोगों का इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि चीनी का मूल्य 20% से कम कर दिया जाता है तो एक व्यक्ति 2500 रुपए में 20 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग बिल्कुल बेसिक मेथड से हम लोग इसको देखेंगे, कोई भी शॉर्ट ट्रिक से नहीं देखेंगे, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक से आप लोगों को क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर बेसिक आप लोग समझ जाएंगे तो अपने आप से शॉर्ट ट्रिक बना लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि पुराना मूल्य क्या था। क्या पुराना मूल्य अगर हम लोग मान ले x रुपए था, अब कह रहा है कि चीनी का मूल्य 20% से कम कर दिया जाता है। तो अगर हम लोग मानते हैं कि पुराना मूल्य x रुपए था तो वो पहले कितनी चीनी खरीदता था, तो पहले 25,000 रुपए में अगर हम लोग x से भाग कर देंगे, यानी जितना हमारा रुपए है उसको हम लोग भाग कर देंगे मूल्य से, तो हमें पता चल जाएगी क्वांटिटी। यानी वो पहले जो ओल्ड अगर हम लोग कहें तो पहले वो जो है 25,000/x किलोग्राम चीनी खरीदता था। अब नया मूल्य क्या कर रहा है, अब नए मूल्य में 20% की कमी कर दी जाती है। यानी x पहले था, अब 20% यानी 100 में से 20 गया 80 बटे 100, इतनी कमी कर दी गई। तो ये हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 8x/10, या फिर हम लोग कह सकते हैं 0.8x। एक ही बात है, 8/10 को 0.8x, यानी अब हमें नया मूल्य पता चल गया 0.8x। अब 25,000 में कितनी चीनी खरीदेगा, 25,000 में अब हम लोग 0.8 से भाग दे देंगे, तो 0.8x से तो हम लोगों को पता चल जाएगा न्यू, यानी पहले की जो क्वांटिटी थी वो हमारी 25,000/x थी, और अब की जो क्वांटिटी है वो हमारी 25,000/0.8x है। अब कह रहा है दोनों का अंतर कि 20 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, यानी 20% की कमी कर दी जाती है तो 20 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो सिंपल सा जो नया हमारा मूल्य है उसमें से पुराने को घटा देंगे, यानी 25,000 जो है 25,000/0.8x ये नया हमारा है, और 25,000/x ये हमारा पुराना है। इसको जब घटाएंगे यानी दोनों का अंतर जो है वो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 20 किलोग्राम, यानी 20 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो 20 के बराबर हम लोग इसको रख देंगे। अब 25,000 हम लोग यहाँ से कॉमन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/0.8x, ये हो जाएगा 1/x बराबर हो जाएगा हमारा 20। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 25,000 को ऐसे रख देंगे, और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग एलसीएम ले सकते हैं 0.8x। तब 0.8x लेंगे तब यहाँ पर 1 हो जाएगा और माइनस 0.8 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 20। अब 20 होने के बाद में यहाँ पर हम लोग 25,000 गुणे 1 में से 0.8 जाएगा तो 0.2/0.8x बराबर हो जाएगा हम लोगों का 20। तो अब हम लोग यहाँ पे दशमलव से दशमलव हटा सकते हैं, और 2 एकम 2 2 चक्कू 8, यहाँ पर हम लोगों का आ जाएगा 25,000/4x बराबर 20। अब यहाँ से 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, और x बराबर आ जाएगा हम लोगों का, यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x कर लेंगे, 8x बराबर हो जाएगा 2500।
तो x बराबर आ जाएगा हमारा 2500/8। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 8 या 24, और फिर हम लोग आगे इसको डिवाइड करेंगे तो 8 या 24, 1 बचा 8 दूनी 8 या 24 बचा 1, 8 एकम 8 बचा 2, तो 8 दूनी 16 और 31.25, यानी जो हम लोगों का x की वैल्यू आ जाएगी वो 31.25 आ जाएगी। और हम लोगों से पूछ रहा है कि चीनी का नया मूल्य क्या होगा, तो नया मूल्य हम लोगों ने यहाँ पर जो है निकाला था 0.8x, ये हम लोगों का था 0.8x, यानी नया मूल्य निकालने के लिए नया मूल्य 0.8x है, तो ये 0.8 हो गया। x की वैल्यू हम लोगों ने निकाली 31.25। अब 0.8 और 31.25 की गुणा करेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 25, यानी 25 रुपये जो है हम लोगों का नया मूल्य हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये लेंदी क्वेश्चन होता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बिल्कुल बेसिक मेथड से हम लोगों ने देखा, पुराना मूल्य हम लोगों ने मान लिया x था, तो क्वांटिटी जो हो गई वो 25,000 हमारे पास रुपए थे, x मूल्य था, यानी 25,000/x हो गई। अब नया मूल्य निकालने के लिए 20% की कमी की जाती है, यानी x हमारा था और 100 में से 20 की कमी हुई 80 बचा, 80/100 यानी 0.8x हो गया। तो न्यू जो क्वांटिटी हो गई वो हमारी 25,000/0.8x हो गई। अब दोनों का जो अंतर है वो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 20 किलोग्राम के बराबर, तो 25,000/0.8x माइनस 25,000/x बराबर हमारा हो गया 20। 25,000 हम लोगों ने यहाँ से कर लिया कॉमन, तो 1/0.8x माइनस 1/x बराबर 20 हो गया। तो 25,000 एक यहाँ पे एलसीएम लिया तो 0.8x एलसीएम हो गया, तो 1 माइनस 0.8 हो गया बराबर 20 हो गया। अब यहाँ पे 25,000 गुणे 0.2/0.8, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया, 2 से भाग किया तो 1/4 हो गया बराबर 20 हो गया। अब ये 25,000/4x हो गया, तो 0 से 0 हम लोगों ने कैंसिल कर दिया, और ये 4x को इधर ले गए तो 4 दूनी 8x हो गया, तो 8x बराबर 2500 हो गया, यानी x बराबर 2500/8 हो गया, यानी x की जो वैल्यू है 31.25 रुपये हम लोगों की आ गई। ये अगर हम लोगों से पूछता कि पुराना मूल्य क्या होगा तो हमारा आंसर हो जाता 31.25, लेकिन हम लोगों से कह रहा है कि नया मूल्य क्या होगा, तो 0.8x था हमारा नया मूल्य, तो 0.8x की वैल्यू रखी 31.25, इसको सॉल्व किया तो 25 रुपये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एक संख्या y587x 90 से पूर्णतः विभाजित है, यानी कि सबसे पहले हम लोगों को देखना होगा 90 से विभाजित होने के लिए कोई भी संख्या 9 से भी विभाजित होगी और 10 से भी विभाजित होगी, क्योंकि 9 गुणे 10 बराबर 90 होगा, और 10 से विभाजित होगी, 9 से विभाजित होगी, तभी वो संख्या 90 से पूरी विभाजित होगी। अब सिंपल सा है कि अगर 10 से कोई संख्या विभाजित है, यानी उस संख्या के लास्ट में 0 आएगा, तो यानी यहाँ पे जो इकाई का अंक है वो हमारा 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 0 हो जाएगी, तभी ये संख्या 10 से विभाजित होगी। और 9 से विभाजित होने का नियम होता है कि संख्याओं के अंकों का योग जो है वो 9 से डिवाइड हो जाना चाहिए पूरा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें x की वैल्यू हमें पता चल गई 0 है, तो ये 7 हो गया, 8 7 15 हो गया, 15 5 20 हो गया, यानी 20 में अब हम लोग कितना जोड़ दें कि 9 से पूरा डिवाइड हो जाए, यानी तो y की वैल्यू अगर हम लोग 7 रखते हैं तो 20 और 7 27 हो जाएगा, तो 27 जो है 9 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमें पता चल गई 7 और x की वैल्यू पता चल गई 0, तो y माइनस एक्स पूछ रहा था, तो 7 माइनस 0 यानी 7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो सिंपल सा इसमें 90 से पूछ रहा, तो 90 को सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि 9 गुणे 10 से 90 बन रहा है, तो 10 से डिवाइड होने के लिए इकाई की जगह पर 0 आना चाहिए, यानी x की वैल्यू हमें 0 पता चल गई। अब 9 से डिवाइड होने के लिए संख्याओं के अंकों का जो योग है वो भी पूरा डिवाइड होना चाहिए, तो हमने देखा 5 8 7 और 0 को जोड़ने पे 20 आ रहा था, तो 20 में अगर हम लोग y की वैल्यू 7 रख दें तो पूरी 27 हो जाएगा, जो कि 9 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने y की वैल्यू को 7 रख दिया, 7 माइनस एक्स यानी 7 माइनस 0 बराबर हम लोगों का इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो 7 हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी द्वारा मिलकर पूरा किया गया कोई कार्य है जो ए बी सी ने मिलकर पूरा किया, ए और बी ने मिलकर कार्य का 30% पूरा किया, बी और सी ने मिलकर कार्य का 80% पूरा किया, तीनों में सबसे अधिक कार्यकुशल कौन है। तो सबसे आसान चीज में देखेंगे कि ए और बी ने जो है 30% किया और बी और सी ने 80% किया, और ए बी सी ने टोटल जो काम है वो हमारा 100% है, यानी ए बी और सी ने जो है वो 100% काम किया। अब इसको हम लोग एक मान लेते हैं क्वेश्चन, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन 2। अब 1 और 2 को अगर हम लोग जोड़ दें तो देखेंगे ए और बी मिलके हो जाएगा 2b,
और c जो है ऐसे आ जाएगा 80 और 30 मिलकर हो जाएगा 110, यानी a प्लस 2b प्लस c की वैल्यू आ गई 110 और a प्लस b प्लस c की वैल्यू है 100। तो अब हम लोग यहाँ से b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और यहाँ पर a प्लस b प्लस c की वैल्यू जो है वो 100 पहले से पता है। अब अगर हम लोग इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को घटा दें तो हमें b की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। घटाने में सारे चिन्ह बदल जाते हैं, तो यहाँ पे प्लस था ये माइनस हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो गया, तो a से a कैंसिल हो गया, c से c कैंसिल हो गया, 2b में से एक b गया तो यहाँ b आ गया और 110 में से 100 गया तो 10 आ गया, यानी b की वैल्यू हमें 10 पता चल गई। अब a प्लस b बराबर 30 था, तो यहाँ से हम लोग a की वैल्यू निकाल सकते हैं, a प्लस 10 बराबर 30 हो गया, तो a बराबर 30 माइनस 10 यानी कि 20 हो गया, तो a की वैल्यू 20 पता चल गई। तो अब हम लोग यहाँ से b प्लस सी में से c की वैल्यू निकाल सकते हैं, b प्लस सी बराबर 80 है, b की वैल्यू 10 है, c बराबर 80, तो c बराबर 80 माइनस 10 हो गया, तो c की वैल्यू हमें पता चल गई 70। अब हमें a की वैल्यू पता चल गई 20, b की वैल्यू पता चल गई 10 और c की वैल्यू पता चल गई 70। अब पूछा तीनों में सबसे अधिक कार्यकुशल कौन है, तो जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है वही सबसे ज़्यादा कार्यकुशल होगा, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो सिंपल सा हम लोगों ने इसमें क्या किया कि सबसे पहले a प्लस बी जो है 30 दिया था, b प्लस सी हम लोगों को 80 दिया था और टोटल कार्य कोई भी है 100% होता है, तो a प्लस बी और b प्लस सी को हम लोगों ने जोड़ दिया, a प्लस 2b प्लस सी हो गया, 80 और 30 मिलकर यहाँ पर 110 हो गया। अब a प्लस 2b प्लस सी में से a प्लस b प्लस सी घटा दिया तो b की वैल्यू हमें 10 पता चल गई। फिर a प्लस b में से हम लोगों ने वैल्यू निकाली तो a की वैल्यू 20 पता चल गई और b प्लस सी में से हम लोगों ने c की वैल्यू निकाली तो c की वैल्यू 70 पता चल गई। सबसे ज़्यादा वैल्यू c की आई है, इसीलिए जो हम लोगों का इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सबसे अधिक कार्यकुशल c हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में उपस्थित छात्रों की कुल संख्या में से 75% छात्र उत्तीर्ण हुए, 5050 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो परीक्षा में उपस्थित छात्रों की संख्या क्या है। तो टोटल जो उपस्थित छात्र हम लोग मान लेते हैं 100% है, उसमें से 75% उत्तीर्ण हो गए और यानी कि हम लोगों को पता चल गया 25% जो छात्र हैं वो फेल हो गए या अनुत्तीर्ण हो गए, 75% पास हुए, 25% फेल हुए और टोटल जो थे वो हमारे 100% थे। अब कह रहा है कि 5050 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, यानी जो 25%, अगर परसेंट में हम लोग कहेंगे 25% फेल हुए और अगर हम लोगों को क्वेश्चन में दिया है कि 5050 फेल हुए, तो यहाँ से हम लोग 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं, 5050 बटे 25, तो ये 25 दूनी 50 हो जाएगा, 0 25 दूनी 50, यानी 1% की वैल्यू हमारी आ गई 202। अब कह रहा है कि परीक्षा में उपस्थित छात्रों की कुल संख्या क्या है, तो कुल हमारा कितना था 100% था, तो 202 में अगर हम लोग 100 से गुणा कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 20200, यानी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। तो 100% की वैल्यू 20200 आ गई। तो सिंपल सा क्वेश्चन, टोटल हम लोगों ने मान लिया हमारा टोटल कोई भी चीज़ है टोटल 100% होती है, 75% उसमें से पास हो गए, 25% फेल हो गए। फेल हुए छात्रों की संख्या हम लोगों को 5050 दे रखी थी, तो 1% की वैल्यू हम लोगों ने 202 निकाल ली। अब 100% को टोटल पूछा था, यानी 100% 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें कुछ जो छात्रों की कुल संख्या है वो हम लोगों को पता चल गई। अगर हम लोगों से पूछा जाता उत्तीर्ण छात्रों की संख्या तो 75 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम लोगों को उत्तीर्ण छात्रों की संख्या पता चल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 252 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन होता है, समचतुर्भुज का जो एरिया होता है वो 1/2 d1 इंटू d2, यानी 1/2 गुणे पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। तो यहाँ पर एरिया जो है हम लोगों को दिया है 252, 1/2, d1 की वैल्यू दी है 14, d2 की वैल्यू हमें पता नहीं तो d2 को हम लोग ऐसे रख देते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 2 7 14, अब 7 से इसको भाग करेंगे तो 7 या 21 बचा 4, 7 6 42, यानी d2 है वो हमारा आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। तो बहुत आसान क्वेश्चन होता है। इसमें सबसे पहले हम लोगों को फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला हमारा है 1/2 d1 इंटू d2 बराबर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो d1 और d2 जो है विकर्ण है, तो पहला विकर्ण हमने मान लिया 14, d1 की वैल्यू d2 की हमें निकालनी है और एरिया 252 दिया हुआ, कैलकुलेशन कर लिया तो d2 की वैल्यू हम लोगों को 36 सेंटीमीटर पता चल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है। अब कह रहा है नीचे दिए गए पाई चार्ट में
आठ विभिन्न राज्यों द्वारा कॉफी के उत्पादन को दर्शाता है। सभी राज्यों द्वारा कॉफी का कुल उत्पादन 20,000 है। एक विशिष्ट राज्य द्वारा कॉफी के उत्पादन को इन सभी 8 राज्यों द्वारा कॉफी के कुल उत्पादन के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। तो यहाँ पे J1 जो है राज्य A, D, F तथा G के कॉफी का औसत उत्पादन, J2 राज्य B, C द्वारा तथा H द्वारा कॉफी के उत्पादन का योग। तो यहाँ पे हम लोगों को निकालना है J2 माइनस J1 क्या होगा। तो सबसे पहले J1 हम लोग देख लेते हैं, कह रहा है A, D, F और G के द्वारा कॉफी के औसत उत्पादन का योग। तो A की वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर कितना है 15, D की वैल्यू हम लोग देखेंगे तो कितना है 5, F की वैल्यू हम लोग अगर देखेंगे तो 4 और G की वैल्यू देखेंगे तो 2। तो ये हो जाएगा 15, 5, 20, 4, 24 और 2, 26। तो J1 जो है टोटल आ गया 26, जबकि हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉफी का औसत उत्पादन। तो टोटल कितना 1, 2, 3, 4। औसत निकालने के लिए औसत J1 का जो है हो जाएगा हमारा 26/4 प्रतिशत, क्योंकि ये सब प्रतिशत में इसीलिए हम लोगों को प्रतिशत लगाना है। तो 26% टोटल था, औसत हमारा हो गया 26/4 प्रतिशत। अब J1 हम लोग यहाँ से J2 हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। J2 के लिए कह रहा है कि B, C तथा H, B, C और H। B को देखेंगे तो B है हमारा 19, C है 21 और H है हमारा 3। तो 19, 21 और 19 40 और 3 43 हो गया। तो ये हो गया 43%। तो यहाँ पर हम लोगों को टोटल योग करा है, इसलिए हम लोग 43% पे छोड़ देंगे। अब J2 माइनस J1 निकालना है। तो J2 है हमारा 43% माइनस 26/4 प्रतिशत। हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 4 हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो 4 तिया 12, 4 चौको 16 और 172% हो जाएगा माइनस 26%। 172 में से 26 को माइनस करेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 146%/4। तो ये जो है हम लोगों का प्रतिशत में अगर आंसर पूछा जाता तो 146/4% आ जाता। टोटल जो है कितना करा 20,000 है। तो 146 बटे प्रतिशत को पहले चेंज कर लेंगे नॉर्मल में हम लोग। तो प्रतिशत को नॉर्मल में चेंज करने के लिए 100 से भाग कर देंगे तो 400 हो गया। और टोटल है हमारा 20,000, यानी 20,000 से गुणा कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 0 से 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 पंचे 20, 0 यानी 146 गुणे 50। तो ये 0 हो गया, 6 पंचे 30, 5 को 20, 3 23, 5 1 5 2 7 यानी 7300 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। J2 माइनस J1 निकालना था। सबसे पहले हमें J1 A, D, F और G दिया था। तो J1 में A की वैल्यू 15, D की 5, F की 4 और G की जो वैल्यू है वो 2 है। तो J1 टोटल आ गया 26%, औसत हो गया 26/4%। J2 जो है वो BCH है, यानी 19, 21 और 3, टोटल हो गया 43%। J2 माइनस J1 निकाल लिया, 43% माइनस 26/4%, यानी ये हो गया हमारा 146/4%। अब हम लोगों से ये 146/4% को हम लोगों ने नॉर्मल चेंज किया, 146/400 हो गया। टोटल हमें 20,000 पता था, तो 20,000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 7300 हम लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता चल गया। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 9 के प्रथम 9 गुणांकों का औसत क्या होगा। तो 9 के सबसे पहले प्रथम 9 गुणांक देख लेते हैं। 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63। तो ये 63 के बाद 72 और 81। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। प्रथम गुणांक का मतलब है 9 का पहाड़ा लिख देना। 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81। तो ये 9 हो गए हम लोगों के। अब इनका औसत निकालना है, यानी टोटल करके हम लोगों को 9 से डिवाइड कर देंगे तभी हमें औसत आएगा, क्योंकि औसत जो होता है कुल संख्याओं का कुल योग बटे संख्या जितनी टोटल संख्या है। तो योग निकालने के लिए सिंपल हम लोग ऐसे नहीं जोड़ेंगे, 9 कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, ऐसे डॉट डॉट जो है लास्ट में हमारा आ जाएगा 9 निमा 81। अब ये जो है 1 + 2 + 3 + 9 ये हमारे 1 से लेकर n संख्याओं का 1 से लेकर n संख्याओं तक का जो योग है उसका फॉर्मूला बन रहा है। वो फार्मूला हमारा होता है n + 1/2, जहाँ पर n जो है टोटल संख्या है। तो कोई भी 1 से लेकर कितनी भी संख्या दी गई है उनका हम लोग टोटल निकालने के लिए, सम निकालने के लिए हम लोग जो है n + 1/2 का यूज करते हैं। तो 9 तो हमारा ऐसे रहेगा, अंदर हम लोग देखते हैं n यानी n जो है 9 हो गया, n + 1 यानी 9 + 1 हो गया,
बटे 2। तो ये हो गया 9 मल्टीप्लाई बाई ये 9 प्लस 1 10 हो गया बटे 2 से डिवाइड करेंगे 2 पच्चे 10 हो गया। तो ये हो गया 9 गुणे 9 पच्चे 45। तो ये टोटल जो सम है वो हमारा आ गया 45। हम लोगों को निकालना है औसत। तो औसत निकालने के लिए टोटल जो हमारा योग है 9 गुणे 45, इसको भाग कर देंगे टोटल संख्या से। तो टोटल संख्या कितनी है, 9 गुणांक करा तो 9 संख्या हो गई, 9 से 9 को डिवाइड कर देंगे तो 45 हम लोगों का इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सबसे पहले हम लोगों को गुणांक लिख लेना था, गुणांक का मतलब पहाड़ा। तो 9 गुणांक करा तो 9 से लेके 81 तक लिख लिया। 9 कॉमन कर लिया, 1 + 2 + 3 यानी 9 तक हो गया। अब n संख्याओं का जो योग होता है n + 1/2, सामने आप लोगों का फॉर्मूला लिखा हुआ है, उसी को हम लोगों ने यूज किया। 9 हमारा बाहर था, उसको बाहर रख दिया। 9 + 1/2 यानी 9 गुणे 10/2 यानी टोटल जो योग आ गया 9 गुणे 45 आ गया। औसत निकालने के लिए 9 गुणे 45/9, तो 9 से 9 डिवाइड हो गया यानी 45 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1240 रुपए के मूलधन पर 2 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो बहुत आसान होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए मूलधन हम लोगों को दिया है 1240, दर हम लोगों को दी है 10, समय दिया है 2 बटे 100। 0 0 से 0 0 कैंसिल हो गया तो हमारा आ गया 124 गुणे 2। 124 और 2 की गुणा करेंगे तो 248 रुपए हम लोगों का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। सिंपल सा क्वेश्चन था, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 के फॉर्मूले को यूज कर देना था। मूलधन हमें पता था 1240, दर 10, समय 2 और इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 248 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 500 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ 400 रुपए में उसी वस्तु को बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि विक्रय मूल्य 350 रुपए है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि लाभ जो है, लाभ का फार्मूला होता है CP माइनस SP। लाभ का जो फार्मूला होता है SP माइनस CP। तो SP जो है वो सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, CP यानी कॉस्ट प्राइस जो है हमारा क्रय मूल्य हो गया। हानि का फार्मूला जो होता है CP माइनस SP यानी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो कह रहा है कि 500 रुपए में अगर एक वस्तु को बेचते हैं और 400 रुपए में दूसरी वस्तु को बेचते हैं तो लाभ और हानि जो है वो बराबर है। तो 500 रुपए में जब बेचेंगे यानी SP जो हो गया हमारा 500 हो गया और CP अगर इसमें से घटा देंगे तो लाभ आ जाएगा। अब दूसरी तरफ कह रहा है कि 400 रुपए में अगर उस वस्तु को बेचेंगे यानी CP की जगह पर तो CP रहेगा और SP की जगह पे 400 हो जाएगा। तो हानि जो है, लाभ और हानि बराबर हो जाएंगे यानी इनको बराबर कर देंगे। ये जो फॉर्मूला था SP माइनस CP, SP की जगह हमने 500 रख दिया, CP को हम लोग ऐसे ही रख दिया। यहाँ पर CP को हम लोगों ने ऐसे ही रहने दिया, SP की जगह पे हम लोगों ने 400 कर दिया। अब कह रहा लाभ और हानि बराबर हो गए यानी हम लोगों ने बराबर कर दिया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो 500 माइनस 400 बराबर CP प्लस CP। CP और CP होके 2CP हो गया बराबर 500 में से 400 गया, यहाँ पे माइनस था तो इधर हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 500 और 400 जो है वो 900 हो जाएगा यानी CP की वैल्यू आ जाएगी 900 बटे 2 यानी कि 450 रुपए। यानी अब हमें कॉस्ट प्राइस पता चल गया यानी क्रय मूल्य हम लोगों को 450 रुपए पता चल गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि विक्रय मूल्य 350 रुपए है तो प्रतिशत हानि क्या होगा। यदि 350 रुपए आप लोगों को विक्रय मूल्य दिया गया तो हानि प्रतिशत निकालना है। यानी अब 450 रुपए हम लोगों को क्रय मूल्य पता चल गया है CP, SP हम लोगों को दे दिया गया है कि 350 रुपए, तो हम लोगों को हानि निकालना है, हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत के लिए हम लोग हानि बटे क्रय मूल्य यानी कि CP इंटू 100 करते हैं। तो यहाँ पे हानि निकालेंगे तो 450 में से 350 माइनस कर देंगे तो हम लोगों की हानि आ जाएगी यानी 100 रुपए आ जाएगी। तो हानि हो गया हम लोगों के 100। अब क्रय मूल्य हमारा कितना था, क्रय मूल्य हो गया 450 गुणे 100। अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा यानी हो जाएगा 1000 बटे 45। अब हम लोग इसको जब भाग करेंगे तो भाग करने के बाद हमारा आ जाएगा 22.22% यानी हानि प्रतिशत जो हो गया वो हमारा 22.22% हो गया। इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि लाभ का फार्मूला क्या होता है। तो लाभ SP माइनस CP यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। हानि क्या होता है, हानि CP माइनस SP यानी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है। अब कह रहा है इस क्वेश्चन के हिसाब से लाभ और हानि बराबर होते हैं। 500 रुपए में अगर बेचा गया तो SP की जगह हम लोगों ने 500 कर दिया, CP हम लोगों ने ऐसे ही रहने दिया
अब यहाँ पर भी सीपी हम लोगों ने ऐसे ही छोड़ दिया और यहाँ पर सेलिंग प्राइस 400 हो गया, तो सीपी की वैल्यू हम लोगों ने निकाली, 450 रुपये पता चल गई। जब सीपी की वैल्यू 450 रुपये पता चल गई तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अब अगर हम इसको 350 रुपये में बेच दें, तो हम लोगों ने हानि निकाल ली, 350 रुपये में बेचेंगे तो हानि 100 आ गई। हानि परसेंट का फॉर्मूला आता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100, हानि हमारा 100, क्रय मूल्य 450 गुणे 100, सॉल्व करेंगे तो 22.22% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का अनुपात 2, 3, 5 है, यदि उनका गुणनफल 810 है तो तीनों का योग क्या होगा। तो पहली संख्या हम लोगों ने मान ली 2x, दूसरी 3x और तीसरी हो गई 5x। तीनों का गुणनफल कह रहा है तो गुणा कर देंगे और किसके बराबर हो जाएगा, 810 के। तो ये 5 3 15 दूनी 30 और x की 3 बार गुणा होगी यानी x क्यूब हो जाएगा 810। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 27, यानी x क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 27। तो x की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं 3। जब x क्यूब 27 है तो x की वैल्यू हम लोगों को पता चल गई 3। अब कह रहा है उन संख्याओं का योग क्या होगा, यानी हमारी जो संख्या थी 2x थी, 3x थी और 5x थी, इनका योग पूछा तो इनको जोड़ देंगे। तो 5 3 8 और 2 10, 10x हो गया। x की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 3, तो 10 गुणे 3 यानी 30 हम लोगों का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, संख्या मान ली 2x, 3x, 5x, इनका मल्टीप्लिकेशन जो है 810 के बराबर है, तो 5 या 15 दूनी 30 हो गया। x की 3 बार मल्टीप्लाई हो गई, x क्यूब हो गया, इसको सॉल्व किया तो x क्यूब बराबर 27 हो गया, यानी x की वैल्यू 3 आ गई। योग कह रहा था, टोटल किया हम लोगों ने 10x आया, x की वैल्यू रख दी 10 गुणे 3 यानी 30 हो गया। 16 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 90 वृक्ष एक सीधी पंक्ति में इस प्रकार लगाए जाते हैं, यानी 90 वृक्ष हैं एक सीधी पंक्ति में लगाए जाते हैं कि किन्हीं दो क्रमागत वृक्षों के मध्य की दूरी समान हो। यानी अगर एक वृक्ष यहाँ पे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो ये और ये दूरी जो है वो बराबर बराबर है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक बस पहले वृक्ष से 7वें वृक्ष तक पहुंचने में 30 सेकंड लेती है। 11वें वृक्ष से 46वें वृक्ष के बीच की दूरी क्या होगी। तो सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पर काम करेंगे, यहाँ पर हम लोगों को दूरी दी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बाकी सब चीज़ें हम लोग देखेंगे मीटर प्रति सेकंड, मीटर में है, सेकंड में है, इसलिए इसको भी हम लोग जो है मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 18 × 54 ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। अब क्या, अब कह रहा है कि जो पहले वृक्ष से 7वें वृक्ष तक पहुंचने में 30 सेकंड का समय लगता है। अब जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यानी पहले से 7वें के अगर हम मान लो डी दूरी मान लें यहाँ से, तो पहले वृक्ष से यानी और 7वें वृक्ष तक, यानी 7वें वृक्ष की दूरी हो गई हमारी 7d, पहले वृक्ष की दूरी हो गई d, यानी टोटल दूरी हमारी आ गई 7d - d 6d। तो पहले से 7वें के बीच की दूरी दोनों को घटा देंगे, हमें पता चल जाएगा 6d हो गई। तो 6d पहले से 7वें तक पहुंचने में कुल दूरी बटे समय, कह रहा है कि पहले से 7वें तक पहुंचने में 30 सेकंड का समय लगता है, तो 30 लिख दिया। अब चाल हमें पता थी 15, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 15, तो d बराबर आ गया 15 × 75। तो 75 मीटर जो है हम लोगों को d की वैल्यू पता चल गई, जो यानी एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष के बीच की दूरी जो है वो 75 है। तो अब कह रहा है कि 11वें वृक्ष से 46वें वृक्ष तक, यानी 46वें वृक्ष की कितनी हो गई 46d, और 11वें वृक्ष की कितनी हो गई 11d, दोनों को माइनस करेंगे, 6 में से 1 गया 5, 4 में से 1 गया 3, तो 35d हो गया। और d की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 75, यानी 35 गुणा 75, 35 और 75 की गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2625 मीटर, यानी आंसर जो है हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें समझने वाली बात थी कि पहले से 7वें, यानी अगर हम लोग सबके बीच की दूरी कह रहा बराबर है, तो ये d है, ये भी d है, इसके बाद ये भी d है, इसके बाद ये भी d है। तो पहले से 7वें तक, यानी 7वें की भी हो गई 7d, पहले की हो गई d, तो दोनों के बीच की निकालने के लिए दोनों को माइनस कर देंगे, तो 6d आ गया। अब दूरी हमें पता चल गई 6d, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी 6d बटे समय हमारा जो है 30 है, चाल हमारी 15 है, सॉल्व करेंगे d बराबर 75 मीटर आ गया। अब 46वें और 11वें के बीच में पूछ रहा है, तो 46d हो गई, 11वें में 11d हो गई, दोनों के बीच का अंतर 35d हो गया, 35 × 75 किया तो 2625 मीटर हमारा आंसर इस क्वेश्चन का पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगले क्वेश्चन में कह रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस वृत्त की परिधि एक घन में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ के बराबर है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अब पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर की वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। ए हमें पता है 1848, 11 से डिवाइड करेंगे, 11 एकम 11 57, 11 से 6 बार में 66 और 11 अट्ठे 88। यहाँ पे डिवाइड करेंगे 2 से, फिर 2 से इसको करेंगे 2 अट्ठे 16, 2 चक्कू 8, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 84 × 7। अब इसको हम लोग आर की वैल्यू निकालने के लिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 12 × 7 × 7, 84 को हम लोग 12 × 7 लिख दिया, तो आर की वैल्यू हो जाएगी √12 × 7 × 7। तो 7 तो हम लोगों का बाहर आ जाएगा और 12 का वर्गमूल होता है 2√3, यानी आर की वैल्यू जो हो जाएगी 14√3 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू हम लोगों को पता चल गई। अब हम लोग निकाल सकते हैं परिधि। परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर, 2 × 22/7, आर हम लोगों को पता चल गया 14√3। तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, तो इसको जब 22 दूनी 44 दूनी 88, 88√3 सेंटीमीटर हम लोगों की परिधि आ गई। अब कह रहा परिधि जो है बराबर है किसके, एक घन में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़, और सबसे लंबी जो छड़ जो होती है वो घन का विकर्ण होती है, क्योंकि विकर्णता अगर हम लोग कोई चीज रखेंगे तभी हम लोगों को सबसे लंबी चीज पता चलेगी। तो घन का जो विकर्ण है, घन का विकर्ण √3a होता है। अब ये किसके बराबर है, √3a परिधि के बराबर है, तो 88√3 कर देंगे। √3 से यहाँ से √3 कैंसिल हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। अब a की वैल्यू हम लोगों को पता चल गई। अब घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 6a², यानी 6 × भुजा स्क्वायर, तो 6 और भुजा हमारी पता चल गई, a हम लोगों को पता चल गया 88, तो 88 और 88 स्क्वायर यानी 88 × 88, तो 88, 88 और 6 की जब हम लोग गुणा करेंगे तो 46, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का मात्रक होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो हम लोगों को आंसर ऑप्शन नंबर डी पता चल जाएगा। सबसे पहले हम लोगों ने क्षेत्रफल का यूज किया, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ से हम लोगों ने आर को कैलकुलेट किया, आर हमारी 14√3 आ गई। अब परिधि हम लोगों ने निकाल ली, परिधि का फार्मूला 2 पाई आर होता है। यहाँ से हम लोगों की परिधि 88√3 आ गई। अब कह रहा था सबसे लंबी छड़ घन में, तो घन के जो सबसे लंबी छड़ है वो विकर्ण होती है, यानी विकर्ण का फार्मूला √3 होता है। √3 बराबर हो गया 88√3 के, यानी ए की वैल्यू आ गई 88। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा था, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है। अब 6a² यानी 88 × 88, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 46, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। यदि किसी संख्या का 1/3, हम लोग मान लेते हैं संख्या हमारी x है, संख्या का 1/3 का 1/5 यानी गुणा 1/5 का मान 8 है, तो इसको हम लोग का सॉल्व करेंगे तो 5 या 15 हो जाएगा। x/15 बराबर 8, तो x बराबर 8 × 15, तो x की वैल्यू जो हो गई 8 × 15, या फिर हम लोग 120 भी कह सकते हैं। अब संख्या का 1/5 यानी संख्या जो थी वो हमारी 8 × 15 थी। अब इसका 1/5 कह रहा है, तो 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 या 15, तो 8 या 24। चाहे हम लोग 120 में 5 से भाग करेंगे तब भी हम लोगों को 24 मिल जाएगा। तो सिंपल सा हम लोगों ने संख्या मान ली x थी। अब संख्या का 1/3 और उसका 1/5 यानी 1/3 × 1/5 बराबर हो गया 8 का, x/15 बराबर 8 हो गया, x बराबर 1/20 हो गया। अब इसका 1/5 पूरा पूछ रहा था, यानी 120/5 कर देंगे तो 24 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसमें इकाई का अंक निकालना है। तो इकाई का अंक जब भी घात में होगी तो हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे घात को, और 4 से डिवाइड करने के बाद में जितना भी शेषफल आएगा वो हम लोगों की घात बन जाती है। सबसे पहले जैसे देखेंगे 98 है, तो 98 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ पे 8, 4 चक्कू 16 हो गया, यानी शेषफल आ गया हमारा 2, यानी अब ये घात बन जाएगी हमारी, तो 57 की घात हो गई हमारी 2 गुणे। अब 25 में अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 4 से तो 6 बार में जाएगा और 1 हमारा शेषफल हो जाएगा, यानी यहाँ पर हम लोगों की जो घात बन जाएगी वो 1 बन जाएगी। और लास्ट में हमारा 96 है, तो 96 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 1, 4 चक्कू 16,
तो यहाँ पे कट गया, यानी जीरो हमारी जो शेषफल जीरो आया है तो हम लोग इसको घात बना देंगे जीरो, तो ये 33 की घात जीरो हो जाएगी। अब यहाँ पर लास्ट हम लोग देखेंगे, पूरी संख्या देखने की जरूरत नहीं है, केवल लास्ट वाली डिजिट देखेंगे। इकाई का अंक चाहिए, तो 7 का स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर करेंगे 7 7 49, तो 49 में इकाई का अंक हो गया 9। उसके बाद में 5 यहाँ पर है, 5 की घात 1 यानी 5 हो गया। और उसके बाद में 33 की घात 0, यानी किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान 1 ही आता है। 9 और 5 की गुणा करेंगे 45 हो गया, और 45 में जो इकाई का अंक है 5 है, यानी इस क्वेश्चन में जो इकाई का अंक हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी हम लोगों को इकाई का अंक निकालना होगा तो सबसे पहले 4 से डिवाइड करेंगे। 98 में 4 से डिवाइड किया, शेषफल हमारा 2 आया तो घात 2 हो गई। 25 में हम लोगों ने 4 से डिवाइड किया, शेषफल हमारा 1 आया तो घात 1 हो गई। 96 में हम लोगों ने 4 से डिवाइड किया, शेषफल 0 आया तो घात 0 हो गई। तो किसी भी संख्या की घात 0 होगी तो उसका मान 1 हो जाएगा। 5 की घात 1 5 हो जाएगा। 7 की घात 2 49, यानी 49 की जगह पे हम लोगों ने 9 लिख लिया। 9 5 की गुणा की 45 हो गया। 45 में जो इकाई का अंक है वो 5 है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो क्वेश्चन का इकाई अंक का अंक होगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी 5 होगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में जो हम लोग अगला जो पेपर होगा उसके जो मैथ के 20 क्वेश्चन होंगे उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।